वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज का हमारा वीडियो है पार्ट ऑफ द लेक्चर वीडियो सीरीज ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रिसर्च एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। अगर आपने अभी तक इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, उसी के बाद इस वीडियो को आप स्टार्ट करिएगा। मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Let's begin today's video. 13th, case study. A case study is a written account that gives detailed information about a particular person, group or a thing and their development over a period of time. देखिए, केस स्टडी का सिंपली एक मतलब होता है जब आप किसी भी इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल या किसी चीज या किसी सिचुएशन को जब आप डीपली एनालाइज करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम गैप के ऊपर अब उस चीज़ को एनालाइज करके एक स्टडी उसके ऊपर करते हैं, उसी को केस स्टडी बोला जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, अ केस स्टडी इन मेडिसिन में एग्जामिन अ स्पेसिफिक पेशेंट अ डॉक्टर इज ट्रीटेड। ठीक, जैसे कि किसी एक मेडिसिन के ऊपर केस स्टडी हुई, जैसे कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है, उसके ऊपर स्टडी की जा रही है कि इतने साल हो गए हैं, इस मेडिसिन ने पेशेंट्स को इतना रिलीफ दिया है, इस मेडिसिन को लेने की वजह से डायबिटीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, पेशेंट की हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो एक उन्होंने सब्जेक्ट उठाया जो कि थी मेडिसिन, एक ड्रग, उसके रिलेटेड उन्होंने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर। इसको कहते हैं केस स्टडी। दूसरा हो सकता है एक एग्जाम्पल, अ केस स्टडी इन बिजनेस माइट स्टडी अ पर्टिकुलर फर्म्स स्ट्रैटेजी। जैसे कि जैसे आपने सुना होगा मुंबई के डब्बा वाला, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इनफैक्ट मुंबई के डब्बा वालों पे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी की थी और उसमें उनको 6 सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया था, क्योंकि 6 सिग्मा ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जहाँ पे 99.999% करेक्ट होता है और सिर्फ कुछ 0.001% की मिस्टेक होती है। मतलब कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी इतनी इफेक्टिव हो कि आपकी मिस्टेक का चांस बहुत ही ज़्यादा कम परसेंटेज हो, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन मिलता है। इसके ऊपर मुंबई के डब्बा वाला के ऊपर इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छी केस स्टडी भी करी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज़ जाके गूगल में सर्च करिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स पता चलेंगे। ठीक है, ये होती है केस स्टडी जब आप किसी फर्म की स्ट्रैटेजी, कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी है, कोई मेडिसिन है, कोई इंसान है, उसके ऊपर आप स्टडी करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, जितनी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में फ्रेम करते हैं। इसको बोलते हैं हम केस स्टडी को। Next is hypothesis. Hypothesis is a very important term from the point of view of research. In fact, research का एक basis, उसका आधार ही उसकी hypothesis होती है। See, a research hypothesis is a specific, clear and a testable proposition. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, testable proposition, which means आपको hypothesis को टेस्ट करना पड़ता है। ठीक, और प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च स्टडी। हाइपोथेसिस का सिंपल अगर आप मतलब से देखें तो एक स्पेसिफिक और एक क्लियर स्टेटमेंट जब रिसर्चर किसी भी आने वाले आउटकम के बारे में देता है उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। और हाइपोथेसिस तभी करेक्ट मानी जाती है जब वो टेस्ट होती है। हाइपोथेसिस कोई एक वेग स्टेटमेंट नहीं होती है कि अगर मैंने कह दिया कि, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 2 एग्जांपल ही हैं, इफ़ यू ड्रिंक कॉफ़ी बिफोर गोइंग टू बेड देन इट विल टेक लॉन्गर टू फॉल स्लीप। ये एक हाइपोथेसिस है कि अगर आप सोने से पहले कॉफ़ी पीते हैं तो आपको नींद देरी से आएगी। ये एक मेड स्टेटमेंट है, ये मेरी हाइपोथेसिस है, मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? टेस्ट लगा के।
कि क्या जो इंसान कॉफ़ी पीते हैं सोने से पहले, क्या उनको जल्दी नींद आती है या उनको लेट नींद आती है। तो इस पे हम टेस्ट लगाते हैं। हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सेकंड यहाँ पे एक हाइपोथेसिस का एग्जांपल है दैट ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स डेली लीड्स टू डायबिटीज़। जो ज़्यादा चीनी वाली ड्रिंक्स रोज़ लेते हैं उनको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसी डायबिटीज़ हो। ये भी एक हाइपोथेसिस है। ये टेस्ट करनी पड़ेगी और ये प्रूफ करनी पड़ेगी क्या ऐसी जो स्टेटमेंट दी गई है क्या ये सही है, क्या ये नहीं सही है। तो हाइपोथेसिस इज बेसिकली एक स्टेटमेंट जो रिसर्चर रखता है, जो बेसिस फॉर्म करता है उसकी रिसर्च से रिलेटेड। जैसे कि अगर मेरी स्टडी की हाइपोथेसिस है कि ड्रिंकिंग शुगर लीड्स टू डायबिटीज़, तो इस केस में मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कुछ लोगों के ऊपर जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है और जिनको नहीं डायबिटीज़ है। फिर मुझे देखना पड़ेगा क्या कोई रिलेशनशिप है मीठा खाने पीने से और डायबिटीज़ के बीच में। जब मैं डेटा कलेक्ट कर लूँगी, एनालाइज कर लूँगी, टेस्ट लगाने के बाद प्रूफ हो जाएगा, तभी मैं कहूँगी जो मैंने हाइपोथेसिस रखी थी अपनी रिसर्च से पहले वो प्रूफ हो गई और वो सही है। Okay, friends. Next term is literature review. See, a literature review is a survey of scholarly sources such as books, journal articles, and theses related to a specific topic or research question. It is often written as a part of thesis, dissertation, or research paper in order to situate your work in relation to existing knowledge. देखिए, लिटरेचर रिव्यू बेसिकली मतलब होता है ऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे वो जर्नल्स में हो, चाहे वो आर्टिकल में हो, चाहे वो पुरानी थीसिस जो लिखी हो उस पे हो, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर रिव्यू जैसे कि फ्लू से रिलेटेड डिजीजेस में जितने भी डिजीज़ हुए हैं फ्लू से रिलेटेड, जितने भी डिजीजेस होते हैं उस पर आपने लिटरेचर रिव्यू कलेक्ट किया, चाहे वो आपकी बुक्स में फाउंड हो, चाहे किसी ने पहले आर्टिकल लिखा हो, चाहे आप किसी ने पहले थीसिस लिखी हो, उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। जब आप इस पर्टिकुलर फ्लू वाले टॉपिक को लेके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, इसको बोला जाता है लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, अब लिटरेचर रिव्यू काम किस लिए आता है? आप देखते हो कि फ्लू से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हुए थे या जितनी भी बीमारियां हुई थी उसमें पुराने रिसर्चर्स ने अपनी फाइंडिंग्स में उन्होंने ये लिखा, तो ये क्या होगी उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज। फ्लू से रिलेटेड जो लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं अपनी थीसिस में वगैरह में, उन्होंने या लिटरेचर रिव्यू में अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज दे दी है। अब आपका क्या काम है, अगर आप फ्लू से रिलेटेड आप कोई स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप कोरोना वायरस पे कर रहे हैं, आप इसी लिटरेचर रिव्यू को उठाएंगे, देखेंगे कि रिसर्चर्स ने पास्ट में क्या किया था, उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, उसके बेसिस पे आप कोई नई चीज़ और खोजेंगे। इसी को बोलते हैं रिसर्च। एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें से आप कुछ नई नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जो ये जंक होता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज का, इसको बोला जाता है लिटरेचर रिव्यू। जब भी हम थीसिस लिखते हैं या रिसर्च पेपर लिखते हैं तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि इस टॉपिक में ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, और तब समझ आता है अच्छा ये काम इतना तक इतने रिसर्चर्स ने कर दिया है और क्या नया है जो आप एज अ रिसर्चर ऐड करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट इज पायलट स्टडी। सी, pilot study can be defined as a small study to test the researcher's protocols, data collection instruments, sample recruitment strategies, and other research techniques in preparation for a larger study. पायलट स्टडी इज अ डमी स्टडी, मतलब कि आप पायलट स्टडी इज अ शॉर्ट स्टडी जिसमें आप पहले से देख लेते हैं जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो आप सैंपल चूज करेंगे और या आप जो टेस्ट लगाएंगे क्या वो सही है। और अ स्मॉल लेवल, अगर वो आपको एट अ स्मॉल लेवल आपको अपना जो रिसर्च प्रोटोकॉल है, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ठीक लगती है, तभी आप उसको एट अ लार्ज लेवल एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, पायलट स्टडी बहुत सारे फर्म्स यूज़ करती है, बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं जब उनको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जैसे कोई ABC कंपनी है, उसको लॉन्च करना है एक मोबाइल फ़ोन, ठीक, उस मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करना है, ठीक, वो एक
पर्टिकुलर मार्केट में जाएगी, सपोज मान लेते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट में उसने अपने मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया, वहाँ उसको लॉन्च करने के बाद वो कुछ टाइम तक, मान लेते हैं 1 मंथ तक, उस मार्केट में रिस्पॉन्स देखेगी अपने मोबाइल फ़ोन का। क्या लोग उस मोबाइल फ़ोन को लेना चाह रहे हैं, क्या उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, या लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, उसके कलर नहीं पसंद आ रहा, फीचर्स नहीं पसंद आ रहे हैं, या लोगों को प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये पूरा एनालाइज करेगी उस 1 मंथ में उस स्मॉल मार्केट के अंदर कि क्या अगर वो ये इस मोबाइल को अगर लार्ज लेवल पे लॉन्च करेगी, ऑल ओवर वर्ल्ड लॉन्च करेगी, तो क्या वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो अक्सर देखा जाता है कि कंपनीज बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल दे ऑलवेज कंडक्ट पायलट स्टडी सो एज टू सी वेदर देयर प्रोडक्ट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। इससे क्या होता है कि जो आपके कंपनीज होती हैं वो बच जाती हैं बड़े लेवल पे नुकसान झेलने से। उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा है, तो उनका मार्केट अगर स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल में लोगों को पसंद आ रहा है तो बड़े स्केल पे भी पसंद आएगा। दिस इज पायलट स्टडी, मतलब है कि आप टेस्ट कर लेते हो पहले ही प्रोडक्ट को मेनली लॉन्च करने में मार्केट में। Now next is inductive. See, inductive reasoning moves from specific observations to broad generalizations. ठीक, when there is a little to no existing literature on a topic, it is common to perform inductive research because there is no theory to test. देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पता चलेंगी। पहली, कहा जा रहा है कि इंडक्टिव रीजनिंग में आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉड जनरलाइजेशन में जाते हैं। कहने का मतलब है आप छोटी छोटी चीज़ों से, ठीक, आप जब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन फैक्ट इकट्ठा करते हैं उसी के बलबूते पे आप एक बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। आप एक जो आपने छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करी हैं उससे आप क्रिएट कर पाते हैं एक बिगर जनरलाइजेशन। इंडक्टिव रीजनिंग में पहले से कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता है, आप उसको खुद क्रिएट करते हैं, आप उसको खुद अपनी छोटी छोटी रीजनिंग से, स्मॉल थिंग से आप बिग थिंग में जाते हैं। देयर इज नो थ्योरी टू टेस्ट, पहले से कोई भी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है आपके इंडक्टिव रीजनिंग में। देखिए इसको सिंपल से याद करने के लिए आप याद कर लीजिए कि आप इंडक्टिव के लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड क्रिएट। इंडक्टिव में आप करते हैं क्रिएट थ्योरी को। कैसे आप क्रिएट करेंगे थ्योरी को? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि ऑल कार्स इन दिस टाउन ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट, देयरफॉर ऑल कार्स इन ऑल द टाउन्स ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीट है, उसमें जितनी भी कार्स हैं वो राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट चलती हैं। अगर उस टाउन में, अगर उस जगह पे कार्स राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट चल रही हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि सारी कार्स सारे टाउन्स में राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट ही चलेंगी। तो यहाँ आपने क्या देखा, आपने एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व करी कि इस पर्टिकुलर एक टाउन में जितनी भी कार्स हैं वो राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट चल रही हैं। इससे, इसी ऑब्जर्वेशन से आपने एक थ्योरी बनाई कि जितनी भी कार्स, जितने भी टाउन्स होते हैं ऑल ओवर द स्ट्रीट या ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी कार्स राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट चलती हैं। तो आप एक स्पेसिफिक से आप जनरल की तरफ मूव करें। आप छोटी चीज़ आपने ऑब्जर्व करी और उससे आप बड़ी चीज़ की तरफ आप मूव करें। यहाँ पे पहले से कोई थ्योरी नहीं थी इंडक्टिव रीजनिंग में, लेकिन आपने अपनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस करके एक थ्योरी को क्रिएट किया। तो इंडक्टिव रीजनिंग में थ्योरी को क्रिएट किया जाता है स्मॉल लेवल से लार्ज लेवल तक। पहले से कोई भी थ्योरी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। आप इंडक्टिव रीजनिंग को याद करने के लिए कर सकते हैं कि इंडक्टिव मीन्स टू क्रिएट। आप अपनी छोटी इंफॉर्मेशन से, कुछ ऑब्जर्वेशन से, जैसे कि आपने देखा कार राइट साइड ऑन द स्ट्रीट चलती है, इससे आपने एक थ्योरी बना ली कि सारी कार्स सारे टाउन्स में राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट ही चलेंगी। ठीक, इसका ऑपोजिट होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव रीजनिंग में यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ थ्योरी। आप हमेशा यहाँ पे थ्योरी ऑलरेडी मौजूद होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में वहाँ पे थ्योरी पहले से नहीं मौजूद होती थी, वहाँ आप क्रिएट करते थे, बनाते थे। सी, रीजनिंग डिडक्टिवली मीन्स टेस्टिंग दीज
थ्योरीज। ओके, यहाँ लिखा है रीजनिंग डिडक्टिवली। डिडक्टिव रीजनिंग का ये मतलब होता है जो थ्योरी पहले से अवेलेबल है आप उसको टेस्ट करते हैं। इफ देयर इज नो थ्योरी येट यू कैन नॉट कंडक्ट डिडक्टिव रिसर्च। अगर थ्योरी नहीं मौजूद है तो आप डिडक्टिव रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि डिडक्टिव थ्योरी हमेशा तभी होगी व्हेन देयर इज अ थ्योरी। फिर आप इस थ्योरी को एनालाइज करेंगे एंड इसको ब्रेक डाउन करेंगे। उसके हिसाब से आप अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए वो निकालेंगे। मतलब इट इज कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव। इंडक्टिव में उल्टा होता था। इंडक्टिव में आप पहले ऑब्जर्व करते थे, फिर उस ऑब्जर्वेशन को आप बड़े लेवल तक लेकर जाते थे और थ्योरी क्रिएट करते थे। लेकिन डिडक्टिव में आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस थ्योरी को, उसको एनालाइज कर रहे हैं जो ऑलरेडी थ्योरी मौजूद है और अपनी पर्टिकुलर नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑल कैट्स हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। जितनी भी कैट्स होती हैं वो बहुत अच्छा उनमें सूंघने की क्षमता होती है। फ्लफी एक कैट का नाम है, तो फ्लफी में भी एक अच्छी स्मेल सूंघने की क्षमता होगी। ठीक, मतलब यहाँ पे हमारे पास पहले से एक थ्योरी थी। क्या थ्योरी थी? कि जितनी कैट्स होती हैं उनके पास अच्छी सूंघने की क्षमता होती है। फिर आपने उस थ्योरी को एनालाइज किया और आप कहते हैं कि फ्लफी एक कैट है, तो फ्लफी क्योंकि एक कैट है और सब कैट्स की अच्छी सूंघने की क्षमता होती है, तो फ्लफी के पास भी अच्छी सूंघने की क्षमता होगी। ठीक, डिडक्टिव रीजनिंग के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं याद करने के लिए। डिडक्टिव मीन्स टू डिस्ट्रॉय और डिसमेंटल। सी दोनों डी से है। मतलब आपके पास एक थ्योरी है, आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, और जो आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आप उसमें से डिडक्ट करते निकालते हैं। ये ऑपोजिट होता है इंडक्टिव का। इंडक्टिव में थ्योरी क्रिएट करी जाती है, लेकिन डिडक्टिव में थ्योरी पहले से मौजूद होती है। ठीक, और आप अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे निकालते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सी कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स क्या होता है? देखिए, जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करता है, चाहे वो रिसर्च पेपर लिख रहा है या वो कुछ थीसिस परफॉर्म कर रहा है, उसमें कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मैनरिज्म्स होते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च में। कि अगर वो कुछ लोगों से, जैसे कि मेरे को कोई पर्टिकुलर रिसर्च करनी है, मुझे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर जानना है या एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन लेवल जानना है उन ऑर्गेनाइजेशन में, मैं उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करती हूँ। तो उसमें एक क्लॉज होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो मुझे दे रहे हैं मैं उसको अपने तक ही रखूँगी, उसको कॉन्फिडेंशियल रखूंगी, ना कि मैं उसको जाके डिस्क्लोज कर दूंगी। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। आप प्राइवेसी रखते हो उस पर्सन की जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। सी confidentiality is upheld as a means to protect the privacy of all the persons, to build trust and rapport with the study participants, and to maintain ethical standards and integrity of the research process. कहने का मतलब है कि अगर आपने कहीं से डेटा कलेक्ट किया है किसी लोगों से, आप उस इंफॉर्मेशन को अपने तक प्राइवेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ना कि आप पब्लिक में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक, जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च में, उनके साथ आप एक इंटीग्रिटी मेंटेन करें, एक एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ताकि वो आगे आपको सपोर्ट करें। दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी। Next is reliability. Reliability is a very important term from the point of view of research. See, reliability is a measure of the stability or consistency of test scores. You can also think of it as a ability for a test or research findings to be repeatable. कहने का मतलब है कि reliability का ये मतलब है कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टेस्ट स्कोर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मेडिकल थर्मामीटर का एग्जाम्पल लिया गया। इट इज ए रिलायबल टूल दैट वुड मेजर द करेक्ट टेम्परेचर ईच टाइम इट इज यूज्ड। जैसे कि मैंने अभी 2 बजे टेम्परेचर लगाया थर्मामीटर से, उसने मुझे टेम्परेचर दिया 98.0 फ़ारेनहाइट। उसके बाद मैंने फिर 4 बजे लगाया
तो मुझे उसने टेम्परेचर दिया 96.0 फ़ारेनहाइट। मैंने 410 पे लगाया, तब उसने मुझे टेम्परेचर दिया 100 फ़ारेनहाइट। जब मैंने उसको 415 पे लगाया, तब उसने मुझे टेम्परेचर दिया 94 फ़ारेनहाइट। आप देख रहे हैं इतना डिविएशन, वो भी इतने कम टाइम में हो रहा है। मतलब आप जिस चीज़ को, जैसे आप थर्मामीटर क्या हुआ, एक टेस्टिंग टूल हुआ, उससे आप टेस्ट कर रहे हो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, लेकिन वो इतने 5-5 मिनट के गैप के अंदर वो बदलता जा रहा है। उसमें जो रीडिंग आ रही है वो एक कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वो एक थोड़ी एक रेगुलर होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इतना ज़्यादा डिविएशन नहीं एक्सेप्टेबल है। सेम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं रिसर्च में। जब आप अपनी रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं और आप कुछ फाइंडिंग्स ढूंढते हैं, तो आप देखते हैं कि क्या वो फाइंडिंग्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, क्या आप उन फाइंडिंग्स को रिपीट कर पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि अभी आपने अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स करी, जैसे कि आपने एक रिसर्च फाइंडिंग करी कोरोना वायरस के ऊपर और आपने कहा कि कोरोना वायरस जो है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। आज आपकी स्टडी कह रही है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, कल फाइंडिंग आ रही है कि नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप फाइंड कर रहे हो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ऐसा टेस्ट लगाइए जिससे वो रिपीटेबल हो। ओके फ्रेंड्स, तो रिलायबिलिटी तब होती है जो आप टेस्ट यूज कर रहे हो, जो आपकी फाइंडिंग्स आ रही हैं उस टेस्ट के बाद वो रिपीट हो सके। जैसे आप यहाँ देख रहे हो थर्मामीटर जो हमने लगाया, तो 5-5 मिनट में इतना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब थर्मामीटर रिलायबल नहीं था, वो इतने ज़्यादा चेंज हो रहा था। वैसे आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स में जब आप टूल लगा के देखते हैं कि आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग आ रही है वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से रिसर्च फाइंडिंग्स इतनी जल्दी डिविएट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो रिलायबल नहीं होंगी। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। जितना इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी है उतना इंपॉर्टेंट वैलिडिटी होती है। देखिए, वैलिडिटी इन सर्वे रिलेट्स टू द एक्सटेंट एट विच सर्वे मेजर्स राइट एलिमेंट्स दैट इट नीड्स टू बी मेजर्ड। इन सिंपल terms, validity refers to how well an instrument as a measure what it is intended to measure। सिंपल सा मतलब आप समझिए कि जैसे कि हम पहले मतलब समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन लिखी है उस पर डिस्कस करूंगी। देखिए, एक मैथमेटिक्स टीचर थी, वो अलजेब्रा का टेस्ट लेना चाहती थी अपनी क्लास के अंदर। ठीक, उन्होंने बच्चों के सामने एक टेस्ट रखा जिसमें अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लेकिन मैम ने क्या किया, सिर्फ अलजेब्रा के क्वेश्चंस ना देकर उनने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस उस टेस्ट में पूछ लिए। देखिए, अब जो रिजल्ट जो आएगा बच्चों का उस टेस्ट के बाद वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि वो आप कह रहे हो कि आप अलजेब्रा का टेस्ट ले रहे हो, आपने अलजेब्रा बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उसमें पूछ रहे हो। मतलब जो आपने टेस्ट लिया उसको क्या मेजर करना चाहिए था, अलजेब्रा की क्या बच्चों में नॉलेज है। उसने अलजेब्रा की नॉलेज मेजर करने के बजाय आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डाल दी। इसका मतलब है जो पर्पस था टेस्ट का कि वो अलजेब्रा की नॉलेज मेजर करे, वो अब पर्पस डिफीट हो गया, क्योंकि वो दोनों चीज़ों की नॉलेज टेस्ट कर रहा है। इससे जो बच्चों का जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत होगा, क्योंकि टेस्ट था अलजेब्रा का और मेजर क्या करा जा रहा है वहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस दे दिए गए। इसका मतलब है जो टेस्ट था वो वैलिड नहीं है। यही होती है वैलिडिटी रिसर्च में। आप जो टूल लगा रहे हो टेस्ट करने के लिए वो चीज़ टेस्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे कि किसी कंपनी ने मेजर करना चाह रहे हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक, फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे वो देख रहा है मेजर करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट से। ठीक है, अब वो कंपनी जो है उसने कोई अपना रिसर्च का टूल लगाया, वो फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के बजाय कंपनी की वो देखने लगा कि कंपनी में कैसे कितनी क्रेडिबिलिटी है, मतलब कंपनी जो है क्या उसकी कितनी क्रेडिट वर्दिनेस है उस कंपनी की, कितना वो क्रेडिटर्स को वापस करती है। तो ये जो आपका टेस्ट कंपनी ने लगाया वो तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए था, लेकिन वो टेस्ट क्या मेजर करने लगा, क्या कि क्रेडिबिलिटी क्या, मतलब कि कितना क्रेडिट वर्दिनेस है कंपनी की, जो वो क्रेडिट लोन बैंक से या बाहर से उठाती है कितने सही तरीके से वो वापस करती है। तो आपका ये टूल फेल कर गया, आपका रिजल्ट जो आएंगे वो भी फेल कर गए, क्योंकि जो आपका टेस्ट को मेजर करना चाहिए था कि कंपनी की क्या वैलिडिटी है, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल पोजीशन के टर्म्स में वो मेजर करने के बजाय वो कर रहा है क्रेडिबिलिटी क्या है कंपनी की। तो ये होता है वैलिडिटी। जिस चीज को मेजर करना चाहिए उसको मेजर करने के बजाय आपका टेस्ट कुछ और मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब है आपकी जो रिसर्च है वो वैलिडिटी में फेल हो जाती है। Next term is triangulation. Triangulation is a powerful technique that facilitates validation of data through cross verification from two or more sources. In particular, it refers to the application and combination of several research methods in the study of the same phenomenon. देखिए, ट्रायंगुलेशन का ये मतलब होता है कि आप अपने डेटा को वैलिडेट करते हैं, देखते हैं कि वो सही है या नहीं। कैसे? क्रॉस वेरिफिकेशन से फ्रॉम टू और मोर सोर्सेस। सी फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक आपने डेटा कलेक्ट किया, एम्प्लॉयज से आपने पूछा उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन से, और आपने ये डेटा कैसे कलेक्ट किया? इंटरव्यू कंडक्ट करके। ठीक है, इंटरव्यू में जब आपने एम्प्लॉय से बात करी तो सबने अपनी कंपनी का बहुत ही एक नेगेटिव रिजल्ट दिया। उन्होंने बहुत कहा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है और बहुत एक नेगेटिव रिजल्ट आया। लेकिन जब आपने वही डेटा फिर से कंडक्ट किया, इस टाइम आपने कंडक्ट किया क्वेश्चनएयर से, आपने रिटन फॉर्म में उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और उस फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एम्प्लॉयज़ के बीच में, और उन्होंने इस बार जब आपने देखा तो बहुत ही एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया। मतलब कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया था इंटरव्यू से और जो आपने डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चनएयर वाले मेथड से, वो दोनों ही अलग हैं। तो इसका मतलब है आपका डेटा फेल कर जाएगा, क्योंकि एक सोर्स से तो वो कह रहा है कि नेगेटिव उनका रिजल्ट था और एक सोर्स से पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक, अगर इसका यही मतलब है कि जो आप रिसर्च करते हैं वो भी फेल कर जाती। ठीक, तो डेटा ट्रायंगुलेशन में यही होता है कि आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं, ना कि एक केवल सोर्स से, लेकिन आप बहुत सारे सोर्सेस को कंसिडर करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस को अप्लाई करते हैं, उसी के बाद आप उस डेटा को सही मानते हैं और फिर उसको आप अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं। मैं आपको जैसे एक और छोटा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि बहुत सारी फेक न्यूज़ आजकल चलती है, बहुत सारी वायरल न्यूज़, फेक न्यूज़ चलती हैं, स्पेशली व्हाट्सएप से फॉरवर्ड होके आती हैं। ठीक, जब भी फॉर एग्जांपल अभी ये हाल ही का ही केस है कि लॉकडाउन का समय था, उसमें एक न्यूज़ आ गई थी मुंबई में कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बस से भेजा जा रहा है मुंबई में, अपने अपनी रिस्पेक्टिव सिटीज़ में वापस भेजा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसकी वजह से क्या हो गया, मुंबई के जहाँ पे बस स्टेशन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया, बहुत भीड़ होगी, जबकि ऐसी बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये एक फेक इन्फॉर्मेशन आई थी एक व्हाट्सएप में, उसी को फॉरवर्ड आगे करते करते उन्होंने कोई वेरीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। तो जब भी आपको कोई डेटा ऐसे मिलता है, आपको उनको वेरीफाई करना चाहिए था। इनफैक्ट गूगल से वेरीफाई करना चाहिए था, जो पुलिस स्टेशन था उसमें बात करनी चाहिए थी, उसी के बाद उस पर यकीन करना चाहिए था। इसी को कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। जब आप अपने डेटा के सोर्स से को, जहाँ से मतलब डेटा मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर में न्यूज़ का मतलब है जो आपको आ रही है, आप उसको सिर्फ एक व्हाट्सएप से ना वेरीफाई करके गूगल से वेरीफाई करते, या आप उसको पुलिस स्टेशन से वेरीफाई करते, कहीं से वेरीफाई करते और फिर उस पर यकीन मानते। दिस इज योर ट्रायंगुलेशन। ऐसे आप डेटा को ट्रायंगुलेट करते हैं। और रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक सोर्स पे कभी भी रिसर्चर को यकीन नहीं करना चाहिए, उसको उसी मैटर को 2-3 सोर्सेज से कलेक्ट करके वेरीफाई करना चाहिए और फिर अपने रिसर्च में यूज़ करना चाहिए। ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for watching, and you should always remember, never give up and please subscribe. Thank you.